अरे यार थैंक यू प्रवीण भाई, पंकज जी थैंक यू। कैमरा पूरी हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और नवभारत की खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं दिल्ली में और बात करेंगे दिल्ली में जो नई मुख्यमंत्री ने आज पदभार संभाला है, शपथ ग्रहण किया है, वो रेखा गुप्ता की। मेरे साथ है मेरे पुराने सहयोगी, पुराने मित्र जो दिल्ली में 30 साल से हैं। शुरू में पत्रकार के तौर पर आए, फिर प्रशासनिक सेवा में थे और पत्रकार जैसे कि हमेशा के लिए पत्रकार होता है, अब फिर से पत्रकारिता वो आजमा रहे हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जी रामदासी, नमस्कार। नमस्कार। पहले तो ये कि आज के शपथ ग्रहण में रेखा गुप्ता जी के चयन के पीछे कई सारे मामले हैं, उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो सुषमा जी की बात हो या फिर शीला दीक्षित हो या फिर छोटे समय के लिए क्यों न हो, जिन्हें लगातार जानबूझकर अरविंद जी कहते रहे कि टेम्पररी सीएम है तो वो आतिशी हो, तो महिलाओं का प्रभाव तो रहा है और अब ये चौथी कड़ी जुड़ गई है। क्या कहेंगे आप? रेखा गुप्ता का चयन इसी आधार पे हुआ है जी। सबसे तो पहला आप मान लीजिए कि बीजेपी सत्ता में आने का बहुत ही बड़ा रोल या दिल्ली की महिलाओं का है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मतदान महिलाओं का ज़्यादा हुआ है वहाँ की सीटें बीजेपी की बहुत ज़्यादा परसेंट पे जीत कर आई है। वो इसलिए आई है जो महिलाओं के जो 4 बेसिक जो अपने घर से अपने दिल्ली समस्याएं जो जुड़ी होती हैं, एक होता है पानी, दूसरा शिक्षा, तीसरा आरोग्य और चौथा साफ सफाई, कचरा कूड़े का एक बहुत बड़ी समस्या थी जी, कूड़ा प्रबंधन। हाँ, तो ये 4 समस्या है। तो इन 4 समस्याओं में आप जो पहले 5 साल में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी, उससे वे हट गई और उन पर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप ज़्यादा लग गए और वो आरोप ज़्यादा उजागर करने में बीजेपी कामयाब रही। और फिर महिलाओं को लगा कि नहीं, हमें इस बार चेंज करके देखना चाहिए कि हमें क्या मिलता है। उसका प्रभाव ये भी था कि मोदी की गारंटी ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रचारित किया गया। उनको लगा महिलाओं को कि बाकी मेरी अन्य राज्य की महिलाएं इसका लाभ ले रही है गारंटी का। और वो दिखाने के लिए बीजेपी प्रबंधन ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों को, आसाम से लेकर गोवा तक सभी मुख्यमंत्रियों को यहाँ 3-3 दिन के लिए डेरा जमाने के लिए कहा था और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इन सीएम को भेजा गया और उनका एक ही लाइन था कि देखिए, डबल इंजन सरकार से हमारी प्रजा, हमारी जनता केंद्र के योजनाओं का बहुत अच्छा लाभ ले रही है, हमें अच्छा पैसा मिलता है स्टेट को, और यहाँ अगर आपको ये सब योजनाएं चाहिए और आपको अगर बेहतर स्थिति चाहिए तो डबल इंजन सरकार या यहाँ बीजेपी लाने की जरूरत है। ये मेन कारण था महिलाओं ने वोटिंग करने का। और इसका आदर करते हुए दूसरा इसका पहलू ये भी है कि बीजेपी की मुख्यमंत्रियों में सुषमा स्वराज का बहुत ही अच्छा प्रभाव उनके कार्यकाल का, उनको छोटा कार्यकाल मिला जी, बिल्कुल, लेकिन उनका प्रभाव था। शीला दीक्षित जी तो 15 साल उन्होंने बहुत ही प्रभावी तरीके से बेहतर ढंग से काम किया। उनका दुर्दैव था कि उस समय
अन्ना आंदोलन बहुत ज्यादा जोर से चला, चरम पे था। और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप मनगढ़ंत कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से। जो भी हो, वस्तुस्थिति बाहर कभी उसके बाद जो आरोप है उसका कभी सत्यापन नहीं हुआ, लेकिन सत्ता तो गई। और शीला दीक्षित का प्रभाव उतना ही था। आतिशी जी ने बहुत कम समय मिला, लेकिन वो मीडिया के माध्यम से हमेशा पहले से ही आपकी तरफ से सामने आती रही थी। तो उनका जो भी पीरियड है वो पीरियड उनका अपना नहीं मानना चाहिए। आपका जो या केजरीवाल जी का निर्णय है उसको आगे करना, इतना ही था। लेकिन जो जिस आधार पे आप पार्टी अपना काम बताती रही, जो मोहल्ला क्लिनिक हो या स्कूल हो, तो स्कूल का प्रबंधन का जितना भी जो बेहतर स्थिति लानी है उसका मेन खाका जो बनाया था वो आतिशी जी ने बनाया था। वो बैक ऑफिस में काम कर रही थी और मनीष सिसोदिया जी आगे उसका श्रेय लेने में, क्योंकि वो मंत्री थे उस विभाग के जी, तो वो उसका श्रेय ले गए। लेकिन इन सबको दरकिनार करने के लिए एक प्रभावी नेता चाहिए था महिला वर्ग से। और जितने भी अभी जो चुन के आए हैं उसमें रेखा गुप्ता का चयन महिला होने से भी, और विद्यार्थी परिषद की बहुत पुरानी नेता रही है, कार्यकर्ता रही है, तो उसका प्रभाव भी उनका लाभ मिला। और 3 बार वो पार्षद रह चुकी है, तो वो भी अनुभव उनके पास है। छात्र संगठन में बहुत प्रभावी थी, संगठन बहुत प्रभावी थी। एक समय अलका लांबा जी NSUI की तरफ से और रेखा जी ABVP की तरफ से थी, लेकिन अलका लांबा अलग अलग पार्टियों में जाती रही और उनका करियर समाप्त हो गया। वैसे इन्होंने अपना जो जुझारू नेतृत्व है वो हमेशा कायम रखा। 2 बार वो पराजित हुई, उसी उम्मीदवार को उन्होंने इस बार पराजित करके इस बार पहली बार वो सदन आई है विधानसभा में, और अभी मुख्यमंत्री की माला उनके पास, उनके गले में आई है। महाराष्ट्र की देखिए, दिल्ली की सत्ता पर कहा जाता है कि हम अब है यहाँ पर, तो अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है 1954 के बाद में। महाराष्ट्र में ये कहा जाता है कि मराठाओं ने दिल्ली को ये किया है, सुरक्षित रखा है, मराठाओं का प्रभाव रहा है दिल्ली पर। लेकिन बीच में छोड़ दिया था एक तरह से ये। अभी मैं दूसरे संदर्भ में कहना चाहूंगी कि जैसे महाराष्ट्र में हमारी लाडली बहनाओं ने जिताया भारतीय जनता पार्टी को, वापस से सत्ता में लाया, वो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे। कई सारे महाराष्ट्र से नेता यहाँ पर आए थे, और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तुरंत वहां के जो RSS के सारे लोग हैं वो भी यहाँ पर आए, और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति बनाई कि घर घर जाए, घर घर ये मुद्दे उठाए। क्योंकि केजरीवाल जी जिस तरह से आए थे, अब देखिए यहां पर भी हो जाता है कि शीला दीक्षित की 15 साल का कार्यकाल को तोड़ने में भी महाराष्ट्र का आंदोलन ही, क्योंकि अन्ना आंदोलन यहाँ पे आया। वैसे वो आलंदी में करने वाले थे गणेश जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन यहीं के कुछ पत्रकारों ने उन्हें सलाह दी कि भाई वहां मत बैठिए, यहाँ आ जाइए, दिल्ली में आ जाइए। दिल्ली में आए और वो आंदोलन हुआ, कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया। कांग्रेस ने भी इस बार हिसाब चुकता किया। दूसरी बात कि महाराष्ट्र इस बार पूरी तरह से फिर से काम आया कि दिल्ली की सत्ता भाजपा की तरफ आए। हाँ, 2 तरह के उसके एंगल है। महाराष्ट्र इसके यहाँ काम कहाँ आया ये भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र का पूरा चुनाव प्रबंधन में संगठन पे तौर पर संघ के अतुल जी लिमाई इसमें मेन उनका ब्रेन था, उनकी पूरा खाका था जो इम्प्लीमेंट करना था। और यहाँ दिल्ली में भी वही पूरी तरह छाए रहे, उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया। लोकसभा के बाद विधानसभा तक जितना भी समय मिला दिल्ली के लिए, उस समय में हर छोटी सभा जो बीजेपी पार्टी तो सभाएं करती थी, लेकिन संघ के कार्यकर्ता हर विभाग में जाते थे और आम का आदमी और आम आदमी इनके मन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दिया गया। और उसके तो उपरांत उसके साथ साथ फिर स्ट्रेटेजी बनती गई। तो अगर हेल्थ के ऊपर वो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, तो आयुष्मान नहीं लगाया इसलिए आप उसके लाभार्थी नहीं हैं, ये बताने में बहुत बार हर एक के दिमाग में बिठाया गया कि ये हटवादी है केजरीवाल जी, वो मानते नहीं है। लेकिन बाकी के राज्य देखो कितने सुचारू रूप से आयुष्मान चला रहे हैं। तो ये कंपैरिजन लोगों के मन में बनाते गए कि अगर सत्ता बीजेपी की आती है तो हमें कंपैरेटिवली अच्छे दिन, बेहतर दिन मिलेंगे। ये था ही था। उसके साथ साथ जो शीश महल वाला मामला है वो केजरीवाल को बहुत ही
बुरी तरह से उनकी इमेज को तार तार कर गया। जो जमुना का विष वाला उन्होंने जो कहा था, बिल्कुल जमुना में जहर है। वो जहर तो हुई बात अलग, लेकिन लोगों के मन में लगा कि ये विष वमन कर रहे हैं खुद। इस तरह का इमेज उनका डेवलप हुआ। और तीसरा, ये जो सभी जिस तरह के आरोप उन पर अपने लिकर लॉबी के भी आरोप उन पर रहे, तो ये पूरे जो आरोप है उससे बाहर वो नहीं आ पाए। और कंपेरेटिवली उस गैप को लोगों को लगा कि नहीं, अब हमें चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर हम हैं, ये सिद्ध करने में बीजेपी यशस्वी हो गई। कांग्रेस उसमें उनका परसेंटेज और भी बढ़ सकता था, लेकिन सही प्रबंधन नहीं था। बस कांग्रेस ने इतना ही देखा कि इंडिया आघाड़ी में अगर मुझे केजरीवाल आड़े आ रहे हैं तो हम आपके आड़े आएंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रभाव दिखा दिया कि हमारे बगैर आप चल नहीं सकते। आगे राजनीति किस तरह से मोड़ करवट लेती है पता नहीं अभी आगे के फ्यूचर में, लेकिन कांग्रेस ने तो बता दिया कि आप हमारे आड़े आएंगे तो हम आपके आड़े आएंगे। और बिल्कुल वो उन्हें सिद्ध कर दिया। जो परसेंटेज दिख रहा है 7%, 7.5% लगभग कांग्रेस को मिला है जी। उसके अलावा भी बाकी छोटी छोटी पार्टियों की नोटा का भी आधा परसेंट है। तो ऐसे जितने परसेंटेज अगर गिना जाए तो 2-2.5% का जो गैप है बीजेपी और आप में जी, वो बहुत सुरक्षित गैप नहीं है। बीजेपी को बहुत आगे तक लंबा सफर तय करना है और वो अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ही उनको जाना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक 5 साल में फिर अपना हिसाब करेगी। बिल्कुल, एक तो से ये कह सकते हैं कि शराब और महल ने इनको पानी में डुबा दिया। यस, हाँ, राइट, सही। हाँ, तो लेकिन एक है कि आज भी हम जब दिल्ली में घूम रहे थे तो पता चला कि कई सारे ऐसे लोग थे कि उनको केजरीवाल के प्रति एक सहानुभूति की भी भावना है। ये मानते हैं कि केजरीवाल को हराया गया। हाँ। ये भी लोग मानते हैं। कई सारे आम, अगर छोटे छोटे मोहल्ले में बात करें तो ऐसी स्थिति में रेखा जी के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इनका जो बुनियादी काम था, फिर इनकी जो प्रतिमा थी, उसको पूरी तरह से ये करना। और भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम पर्याय है, एक अच्छा पर्याय दिया, विकल्प दिया गया है। ये कायम करने के लिए कुछ ऐसे काम करके बताना कि फिर से लोग इन पर कायम भरोसा रखें। उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जी, क्योंकि नगर निगम का अगर काम जो है बेसिक, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट का है। तो नगर निगम के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन कर जो कूड़ा प्रबंधन है, रास्ता और नालियां, ये चीज़ों का काम है, उस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा और सेंटर से बजट लाना पड़ेगा। परिवहन का जो जितना भी विषय, बेहतर परिवहन आज मेट्रो का तो है ही है, उसका जाल बहुत लंबा और अच्छी तरह से बन गया है, लेकिन बसों का प्रबंधन बहुत वीक है। पुरानी बसें हुई है तो उस बसों का प्रबंधन भी अच्छा होना जरूरी है। तो यातायात व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो उस पर भी ध्यान देना है। आयुष्मान जो है वो अच्छी तरह से हर व्यक्ति उसका लाभार्थी हो, उस पर उनको ध्यान देना है। और जो पंतप्रधान आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो उसका लाभ अगर जैसे जैसे मिलता जाए वैसे वैसे लोगों की इच्छा आकांक्षा और बढ़ती जाएगी। लेकिन दिखने वाला काम जो है वो अगर दिखता है तो ज्यादा प्रभावी होगा। आपने जो काम किया है लेकिन उसका प्रचार बहुत किया, बजट की प्रोविजन बहुत ज्यादा यूज करके की, वास्तव में वो प्रचार बाद में हट गया, इसलिए कि आयुष्मान अपना मोहल्ला क्लिनिक जैसा बहुत ही अच्छी आइडिया, अच्छी थी, शुरुआत भी अच्छी की, लेकिन उसके बाद वो मोहल्ला क्लिनिक आधे बंद हो गए। जो चल रहे हैं उसमें कोई स्टाफ नहीं है और उसका लाभ मिलना लोगों का बंद हो गया, इसलिए वो उनका जो अच्छा ट्रम्प कार्ड था वो वे खेल नहीं पाए इस बार। और जो स्कूल जो है तो स्कूल की संख्या उसके बाद बढ़ी नहीं, जो स्कूल है उसी ऊपर उनका काम चलता रहा। पहले 5 साल के आधार पर ही वो तीसरा टर्म मांगना चाह रहे थे जी। दूसरा टर्म में उनका परफॉर्मेंस बहुत
कमजोर होता गया और उसका छवि भी बिगड़ती गई। और कोर टीम जो है, अगर हम बात करें तो इतने अच्छे अच्छे लोग थे, चाहे किरण बेदी हो, शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, कितने नाम गिनाऊं, योगेंद्र यादव हो, कि जो एक तरह से विकल्प की राजनीति देने वाले। कई पत्रकार गए, आशुतोष गए, शाजिया आलमी गई, सारे लोगों का एक तरह से भ्रम निराश हो गया। और एक ऑटोक्रेटिक जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल चलाते हैं, अपनी ही मनमानी करते हैं, ये भी कही गया। इसकी वजह से संगठन टूटता गया। यही हुआ। अहंकार एक बहुत ही पहला ये है, और जो भी क्षमतावान है उनको हटाने में वो ज्यादा व्यस्त हो गए जी। जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको अपॉर्चुनिटी देने के बजाय जो पॉसिबल अपने स्पर्धक है, वो जैसे औरंगजेब जैसी स्थिति हो गई। औरंगजेब ने अपने सभी स्पर्धकों को एक एक करके समाप्त कर दिया, हटा दिया या काट दिया जी। तो उसी तरह का निर्ममता से इन्होंने भी प्रयोग किया, ऐसा मानने में कोई ये नहीं है। लेकिन उसमें ये नहीं समझ में आया उनको कि अभी फिर एक बार कोई तो शिवाजी या संभाजी आएगा जी, बिल्कुल उनको परास्त करेगा। तो यही महाराष्ट्र का विषय है। महाराष्ट्र से जैसे कार्यकर्ता है, महाराष्ट्र का सिस्टम आ गई, और सभी जो एमपीज है वो भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में महाराष्ट्र के काम कर रहे थे। डॉक्टर भागवत कराड जी के नेतृत्व में ये सब काम चला, और मुरलीधर मोहोल जी ये पूरे इसमें संयोजक थे। तो सभी को सब तरह की जिम्मेदारी थी। ये महाराष्ट्र जैसा ही हर स्टेट का यहाँ जो भी वोटर है, छोटा भी ग्रुप हो, उन पर काम किया गया था। गोवा जैसा वोटर बहुत कम है, लेकिन प्रमोद सावंत जी भी यहाँ 3 दिन थे जी। तो ऐसे हर सीएम ने अपने अपने स्टेट के लोगों को मोबिलाइज किया और यहाँ आकर के उनसे वार्तालाप किया। दिल्ली में अपनी पहचान खोए हुए ऐसे बहुत स्टेट के लोग थे जिनको यहाँ कोई वाली नहीं था। तो अब पहली बार ऐसा लगा कि मेरे स्टेट का सीएम मेरे पास आकर संवाद कर रहा है, और मेरे लिए कहीं ना कहीं एक जो अप्रोच की एक सिस्टम बन गई है जी। और वो उनके लिए बहुत ही नया ये था। अपने आप ये लोग प्रचारक बन गए बीजेपी के जी। और ये पूरा सब मिलके इकट्ठा इम्पैक्ट है कि ये 2-2.5% के मार्जिन से ये जीत गए हैं जी। लेकिन इनको बहुत काम करना है, आगे बहुत उनके पास चैलेंजेस हैं, और ये करेंगे ऐसा लगता है। लेकिन इसमें दूसरा अंतर्निहित यह है, आह्वान है कि जैसे जैसे ये काम करते जाएंगे, लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ती जाएगी। और इसलिए आगे हम क्या करने वाले हैं ये बताना भी उनको दिखाना जरूरी है, और इसी के आधार पर इनका मूल्यमापन होगा। और रेखा जी इसमें खरी उतरेगी, ऐसी आशा अपेक्षा हम कर सकते हैं। केजरीवाल को अगर कोर्स करेक्शन करना है, क्योंकि खुद को तो वो बिल्कुल प्रधानमंत्री के तौर पर, आने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे, इंडिया आघाड़ी में अपना ओहदा इस तरह से बढ़ाना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो 2 ही नेता सफल कहे जा सकते हैं इंडिया आघाड़ी में अभी। एक तरह से ममता जी जो अपना राज्य कायम रखे हुए हैं लगातार, केजरीवाल थे, लेकिन अब केजरीवाल हट गए उससे, ममता जी एकदम पावरफुल। और कांग्रेस को जब चाहे तब साथ में लेना, जब चाहे तब दरकिनार कर देना, ये कहीं ना कहीं आगे है। अब यहां से केजरीवाल को अगर उभरना है, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, क्या होने वाला? एक तो केजरीवाल ने पहले 5 साल में पहले को अपनी इमेज को इतना बढ़ाया कि उन्होंने हर बार हर विषय में पीएम के साथ ही अपनी कंपेरिजन की। हर कोई जो टिप्पणी करनी है वो सब पीएम के साथ ही करनी है। तो अपने को जो है उससे बहुत बड़ा करने की कोशिश की, और उसमें वो फंसते गए। मूल अपना काम और संगठन के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहा। हरियाणा, पंजाब, गोवा, गुजरात, यहाँ उनके सपोर्टर थोड़ा परसेंटेज मिलता रहा उनको, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब कुछ उनका जो सपोर्ट हर स्टेट में है, वो उसका आधार था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना जी। और उसी को तोड़ा गया है। तो वो विश्वास कायम फिर एक बार लोगों के मन में करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम केजरीवाल जी के पास है। पार्टी है, नाम है, और हर स्टेट में उपस्थिति है। ऐसा नहीं है कि वो जो उनका पास परसेंटेज है वो बचा पाएंगे। उनको अपनी क्रेडेंशियल अभी और अच्छे मजबूत करने पड़ेंगे, और उसके लिए लोगों को साथ फिर काम करना पड़ेगा, रास्ते आना पड़ेगा, पुराने लोगों को साथ लेना पड़ेगा, और हम अहंकार अपना बाजू रखना पड़ेगा। अहंकार वो है कि नहीं,
पता नहीं, लेकिन उनका जिस तरह से, लेकिन लोग उनके करीबी लोग इतने हटते गए। एक स्वाति मालीवाल जैसे उनके खुद के सांसद है वो, वो यानी ये सब अगर देखा जाए तो काफी प्रमाण है कि वो अपनी ही चलाते थे। दूसरा कि उनको अपनी छवि बनानी पड़ेगी, लेकिन कई सारे मामले भी तो है, कानूनी मामले अभी उससे भी घिर गए। ये सारा चक्रव्यूह तोड़ना मुश्किल है। लगता है कि फिर जब भी वो थोड़ा सा और कुछ काम करने के लिए बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर फिर कारावास का डर तो भूत तो हमेशा उनके ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो तभी काम करने के लिए तो बहुत अभी चैलेंजेस है उनके पास। अभी तो उनके पास जो बची हुई पार्टी है वो इधर उधर न जाए। उनके 8 पार्षद, पुराने पार्षद अभी बीजेपी की तरफ पार्टी में आ गए थे। ऐसे बहुत इधर उधर पंजाब टिकाना मुश्किल होने वाला है, इधर उधर उथल पुथल होने वाला है। और बीजेपी किस तरह से काम करती है हमने बीजेपी महाराष्ट्र में देखा है। तो ऐसा आपका जो स्थिति है, उनकी स्थिति और बिगाड़ने में ही बीजेपी तुली हुई होगी। लेकिन फिर भी आज उनका वोट परसेंटेज और उनका समर्थक फिर भी उनके साथ रह सकता है, वो एक ही आधार पर कि वो फिर अपनी भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका फिर लाएं और हम भ्रष्टाचार की तरफ जो उनके ऊपर जो आरोप है उससे वो बेदाग निकल रहा है। एक तरफ 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में जो सत्ता आई है और उसकी मुख्यमंत्री रेखा जी पद पर विराजमान हो गई है, उनके तरफ भी काफी चुनौतियां है, क्योंकि उनको लक्ष्य केवल अभी का चुनाव जीतकर वो मुख्यमंत्री बन गई वो नहीं है। तो आने वाले भविष्य में मतदाता अपने पास टिके रहे, कायम रहे, ये देखना होगा। दूसरी तरफ केजरीवाल जो दिल्ली के गलियारों से दिल्ली के सत्ता के रास्ते ही अन्य राज्यों पर कुछ करने का सोच भी सकते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस तो खैर उनके लिए जो भी छोटा मोटा गेन होगा वो गेन ही होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस किस तरह से यहाँ पे लड़ती है, उतनी ताकत से लड़ती हुई है या नहीं, ये सारी बातें हैं। आने वाली राजनीति किस तरह से मोड़ लेगी देखते रहेंगे, और इसी तरह हम अलग अलग लोगों से विश्लेषण की बातें आपके सामने रखते रहेंगे। आपके जो मत है, आपके जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वक्त मैं दिल्ली से गणेश जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।